अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग फिज़िक्स का प्रैक्टिस टेस्ट एक्सप्लेन करेंगे, बेसिकली विच इज़ कंडक्टेड फ्रॉम योर सेकंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर न्यूक्लियर फिज़िक्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों की तरफ से नाम होता है हमारे लिए मोटिवेशन होती है। सेकंड थिंग इज़ डैट आप सब लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, सो दैट आप लोगों से किसी भी किस्म का पॉइंट, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो स्किप ना हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास जो MCQ नंबर 1 है, इसमें कहता है कि ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ द हाइड्रोजन इनटू हीलियम। आप लोग हमेशा अपने जहन में एक चीज़ रखो कि जब भी फ्यूजन रिएक्शन होगा ना, तो आप लोगों के पास जो एनर्जी होगी वो रिलीज़ होगी, और जब भी फिशन रिएक्शन होगा तो एनर्जी ऑब्जॉर्ब होगी। अब यहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन है तो एनर्जी जो है वो रिलीज्ड होगी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सेकंड में कहता है कि न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर कॉमनली नोन एज। तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमारे पास चाहे वो न्यूक्लियस में होते हैं, तो इसलिए हम लोग इनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। थर्ड में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस पोजेस द मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर। तो आप लोगों के पास जो गैमा रेज होती हैं उनकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप लोगों के पास जो बीटा रेज होती हैं उनकी होती है पेनिट्रेशन पावर, और सबसे लेस पेनिट्रेशन पावर जो है वो अल्फ़ा रेज की होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। फोर्थ में कहता है कि बम्बार्डमेंट ऑफ द नाइट्रोजन विद द अल्फा पार्टिकल विल प्रोड्यूस। तो बेसिकली वो प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। फिफ्थ में कहता है कि एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन न्यूक्लियॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो उसको हम लोग जो है वो बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं पर न्यूक्लियॉन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सिक्स में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस पोजेसेस द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो आप लोगों के पास जो गैमा रेज होती हैं इनकी हमारे पास वेलोसिटी भी जो है वो मैक्सिमम ही होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सेवंथ में कहता है कि हमारे पास पार्टिकल हैविंग द मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन्स। तो आप लोगों के पास जो पॉजिट्रॉन होता है ना, इसका मास हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, और इसका चार्ज जो है वो चार्ज ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। मास इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है और चार्ज जो है वो प्रोटॉन के इक्वल होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एट्थ में कहता है कि न्यूक्लियाई हैविंग द सेम नंबर ऑफ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो उसको हम लोग जो है वो आइसोबार्स कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट नाइन्थ में कहता है कि सम ऑफ द मैसेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स एज कम्पेयर टू द मास ऑफ द रिजल्टेंट न्यूक्लियॉन। तो वो जो है वो 82 से जो है वो ग्रेटर होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। टेंथ में कहता है कि एन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड फ्रॉम द रेडियम। कहते हैं कि व्हाट इज़ द मास एटॉमिक मास ऑफ द डॉटर न्यूक्लियॉन। आप लोगों के पास बुक में अल्फा डिके, बीटा डिके, फिर बीटा डिके में फर्दर दो हैं, बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव, और तीसरा आप लोगों के पास चाहे वो गैमा डिके आता है। ये तीनों डिकेज आप लोगों को मस्ट पता होने चाहिए। यहाँ से एक MCQ लाजमी आता है। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब अल्फा डिके होता है तो एटॉमिक नंबर्स में क्या चेंजेस आती हैं, मास नंबर में क्या चेंज आती है। जब बीटा डिके होता है तो तब हमारे पास क्या चेंजेस आती हैं। जब गैमा डिके होता है तो तब क्या चेंजेस आती हैं। तो ये तीनों प्रोसेस आप लोगों को पता होने चाहिए। अब यहाँ पर अल्फा डिके की बात हो रही है, तो अल्फा डिके में हमारे पास जो मास नंबर होता है उसमें हम लोग जो है वो उसमें -4 हो जाता है, और आप लोगों के पास एटॉमिक नंबर में -2 होता है। तो आप लोग अभी गिवन जो कंपाउंड आप लोगों को गिवन है, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो आप लोग इसके जो एटॉमिक नंबर है उसमें से 2 को माइनस करो और इसके मास नंबर में से 4 को माइनस करो, तो आप लोगों के पास जो है वो ऑप्शन सी जो है वो आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 11th में कहता है कि द यूनिट ऑफ द रेडियो एक्टिविटी क्यूरी इज़ इक्वल्स टू। तो बेसिकली इट इज़ इक्वल्स टू 3.70 इंटू 10 की पावर 10 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 12th में कहता है कि ड्यूरिंग द फिशन प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज। ये आप लोगों से मैंने पहले भी कहा कि फिशन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है और फ्यूजन प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 13 में कहता है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय मेजरिंग देयर। तो हम लोग हाफ लाइफ जो है वो मेजर करके जो है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को जो है वो उनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं या उनको आइडेंटिफाई करते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 14 में कहता है कि इफ़ द वन और मोर ऑफ द न्यूट्रॉन्स एमिटेड ड्यूरिंग द फिशन कैन बी यूज्ड टू बिल्ड अप द फर्दर फिशन। ठीक है,
मीन्स एक रिएक्शन हो रहा है, वो फर्दर आगे जाकर दूसरे रिएक्शन को जो है वो कर रहा है, ठीक है, स्टार्टअप कर रहा है। देन द रिएक्शन इज सेल्फ सस्टेन्ड, इट इज़ नोन एज, तो इसको हम लोग ऐसे रिएक्शंस को चेन रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है, मीन्स वो आगे बढ़ता रहता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 15 में कहता है कि पाथ ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, तो आप लोगों के पास जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ये जिगजैग या इरेटिक पाथ जो है वो फॉलो करते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 16 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस आर सूटेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एन इन्फेक्शन इन द इंटीरियर ऑफ द बॉडी, तो बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो तो उसके लिए हम लोग जो है वो गैमा रेज यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि गैमा रेज की पेनिट्रेशन पावर हाई होती है, ये इजीली जो है हमारे पास बॉडी में पेनिट्रेट हो जाती हैं, सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 17 में कहता है कि वेरियस टाइप ऑफ द कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय, तो हम लोग कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जो है वो कोबाल्ट 60 यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 18 में कहता है कि हमारे पास स्टेरिलाइजेशन ऑफ द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिकल सप्लाइज एंड द बैंडेजेस कैन बी डन बाय एक्सपोजिंग दैम टू द बीम ऑफ, तो हम लोग जो है वो स्टेरिलाइजेशन के लिए भी जो है वो हम लोग गैमा रेज ही यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो ज़्यादा होती है, सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 19 में कहता है कि हमारे पास पेनिट्रेशन पावर ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स एज कम्पेयर टू द बीटा पार्टिकल। अब यहाँ पर जो है वो ऑप्शन जो है वो बी लिखा हुआ है, लेकिन बी ऑप्शन जो है वो नहीं हो सकता, इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। आप लोग इसको ठीक कर लेना, ठीक है। क्यों? देखो हमारे पास पेनिट्रेशन पावर, मैंने आपसे पहले कहा कि जो गैमा रेज होती हैं ना उनकी सबसे हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर होती है, उसके बाद बीटा रेज की होती है, और जो अल्फ़ा रेज होती हैं उनकी पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होती है, ठीक है। और आप लोगों के पास जो अल्फ़ा रेज है ना या अल्फ़ा पार्टिकल्स है ना, तो उनकी पेनिट्रेशन पावर 100 टाइम्स लेस होती है बीटा पार्टिकल से। अगर स्टेटमेंट में जो है वो उन्होंने बीटा पार्टिकल पहले दिया होता और अल्फ़ा पार्टिकल बाद में दिया होता तो फिर हम लोग बोलते कि 100 टाइम मोर, लेकिन अब यहाँ पर स्टेटमेंट में उसने जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स पहले दिया है और बीटा पार्टिकल्स बाद में दिए, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि अल्फ़ा पार्टिकल की हमारे पास पेनिट्रेशन पावर 100 टाइम्स लेस है एज़ कम्पेयर टू बीटा पार्टिकल, ठीक है। तो आप लोग इस MCQ को थोड़ा करेक्ट कर लेना, ठीक है। इसमें ऑप्शन सी आता है, बी नहीं आता, लेकिन अगर आप लोगों के पास उसने बीटा पार्टिकल जो है वो स्टेटमेंट में पहले लिखा और अल्फ़ा बाद में लिखा तो फिर तब आपके पास जो है वो बी ऑप्शन जो है वो ट्रू होगा, लेकिन इन दिस केस ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 20 में कहता है कि हमारे पास पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन द वैक्यूम, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे मोमेंटम कंजर्व नहीं होता, सो दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 21 में कहते हैं द मोस्ट यूजफुल ट्रेसर, तो हम लोग ट्रेसर टेक्निक्स के लिए जो है वो कार्बन 14 यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 22 में कहता है कि एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइक, तो बेसिकली वो जो एक्स रेज होती हैं बेसिकली वो उनकी नेचर जो है वो गैमा रेज की तरह ही होती है, सिमिलर होती है। ये चीज़ हम लोगों ने आई थिंक पिछले टेस्ट में डिस्कस की थी या इसी में की थी, लेकिन ये चीज़ जो है वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि हमारे पास जो एक्स रेज होती है और गैमा रेज होती है इनकी जो नेचर होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, सिमिलर होती है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 23 में कहता है कि वाई द गैमा रेज आर यूज्ड टू किल द बैक्टीरिया इन द स्टेरिलाइज सर्जिकल इक्विपमेंट्स। क्यों? क्योंकि इनकी हमारे पास पेनिट्रेशन पावर जो है वो ज़्यादा होती है, ये मैंने आपसे पहले कहा, ठीक है। सो दैट इज़ वाई इसको हम लोग जो है वो स्टेरिलाइजेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 24 में कहता है कि पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन अ वैक्यूम, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे मोमेंटम कंजर्व नहीं होता, सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 25 में कहता है कि रेडिएशंस आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द स्किन ऑफ द पेशेंट, तो हम लोग जो है वो इसके लिए भी जो है वो गैमा रेज यूज़ करते हैं क्योंकि वो पेनिट्रेट कर सकती हैं हमारी स्किन को, सो दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 26 में कहता है कि 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मच एनर्जी, तो आप लोगों के पास जो AMU होता है उसमें 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स जो है वो एनर्जी होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 27 में कहता है कि हाफ लाइफ ऑफ द स्टेबल एलिमेंट, तो आप लोगों के पास जो स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं उनकी हाफ लाइफ जो है वो इन्फिनिटी होती है, इनफाइनाइट होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और जो आप लोगों के पास डिके कांस्टेंट होता है स्टेबल एलिमेंट्स का तो वो ज़ीरो होता है, ठीक है। हाफ लाइफ उनकी जो है वो इनफाइनाइट होती है और डिके कांस्टेंट उनका ज़ीरो होता है, ये आप लोग अपने जहन में लाजमी रखो। 29 में कहता है कि हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन, तो बेसिकली आप लोगों के पास वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। ऑप्शन
बी इज़ करेक्ट। थर्ड में कहता है कि प्रोटॉन कंसिस्ट ऑफ, तो आप लोगों के पास ये जो प्रोटॉन होता है इसमें 2 अप क्वार्क्स होते हैं एंड 1 डाउन क्वार्क होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आप लोगों के पास यहाँ पर फर्दर मिज़ॉन्स, क्वार्क्स और इस तरह की चीज़ें मैंशनड हैं, तो ये आप लोग लाजमी करो इस चैप्टर में से। इस चैप्टर में दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों के पास वो अल्फ़ा बीटा डिके जो मैंने आपसे पहले भी कहा वो इम्पोर्टेंट है। आप लोगों के पास डिफरेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, उनके यूजेस बताएं कि लाइक वो किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो मोस्टली इसमें से इसी तरह के MCQs होते हैं, या फिर आप लोगों से वो कह सकता है कि आप लोग किसी एलिमेंट की हाफ लाइफ फाइंड करो। तो मीन्स यही 3-4 तरह के MCQs होते हैं इस चैप्टर में से, जो कि इजी होती हैं। जस्ट प्रैक्टिस जो है वो रिक्वायर्ड है, तो आप लोग जस्ट MCQs की प्रैक्टिस करो, दैट इज़ इट। ठीक है, तो ये तो आप लोगों के पास प्रैक्टिस टेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर फिजिक्स। उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।